भाषा, दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का विकास, कैसे हिंदी भाषा का विकास हुआ है और यहाँ पे साहित्यिक लेखन की क्या स्थिति है। तो इन दो मुद्दों पर आज मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एक विचार मैं अपना आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। हालांकि ये जो विषय है अपने आप में एक पीएचडी उपाधि प्राप्त की जा सकती है, इतना गहन और इतना विस्तृत विषय है, फिर भी समय सीमा के अनुकूल जो मुझसे होता है वो मैं अपनी बात आपके सम्मुख रखने की कोशिश करूंगी। देखिए, जब हम दक्षिण में हिंदी की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो मुद्दा है ये हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से मेल खाता है, वहां से हिंदी भाषा की शुरुआत होती है। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत हुई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जनक माने जाते हैं। उसी दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो रही थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये निश्चित किया था कि यदि पूरे देश को एकजुट होकर, एक साथ होकर अंग्रेजों के खिलाफ यदि हमें आंदोलन करना है या आजादी का संघर्ष लड़ना है तो हमें एकजुट होना पड़ेगा। हम बहुभाषा में बिखरे हुए थे, तो हमें एक बनाने के लिए, हम सबको एकजुट लाने के लिए, हमारे बीच एकता को स्थापित करने के लिए, एक दूसरे की बातचीत को समझने के लिए हमें एक भाषा की अनिवार्यता थी। सभी प्रकार से महात्मा गांधी जी को लगा कि हिंदी ही वह भाषा है, क्योंकि अब पूरे देश के नक्शे को यदि हम देखें तो हिंदी अधिकांश भागों में हिंदी बोलियों के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किसी न किसी तरह से वो होता रहा है। तो गांधी जी ने ये माना कि हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। इसी उद्देश्य से यदि हिंदी भाषा थोड़ा बहुत दक्षिण में हिंदी का प्रभाव था, किस रूप में था? वो हिंदुस्तानी के रूप में था, क्योंकि दक्षिण में जब मुसलमान शासकों ने अपना शासन किया था, वो हैदराबाद निजाम के माध्यम से हो या फिर बहमनी सुल्तानों के माध्यम से हो कर्नाटक के, या फिर जब मोहम्मद बिन तुगलक या मोहम्मद गजनी ने जब आक्रमण किया था पूरे देश में, वो दक्षिण को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। तो ऐसे में हिंदी का जो हिंदुस्तानी रूप है वो कहीं ना कहीं दक्षिण भारत में भी उसका प्रचार प्रसार होने लगा। तो ये जो सुल्तान है या जो इस्लाम के जो शासक हैं वो अपने साथ न केवल भाषा बल्कि उनकी संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ दक्षिण भारत में वो फैला हुआ था, प्रसारित हो रहा था। तो इसीलिए महात्मा गांधी जी ने ये सोचा था कि दक्षिण में भी हिंदी का प्रचार प्रसार करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इस दृष्टि से उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार या राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी 1918 में, जिसका नाम है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। और इसकी शाखाएं दक्षिण के चारों प्रांतों में हैं। न केवल इसकी शाखाएं हैं कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अभी तेलंगाना, केरल, सभी जितने भी राज्य हैं दक्षिण के, सभी जगह पर इसकी शाखाएं हैं और उसकी कई उप शाखाएं भी हैं, जहां से लगभग हजारों ने, लाखों बच्चे जो हैं वो हिंदी सीख रहे हैं, हिंदी आगे चलकर वो सिखा रहे हैं, हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो ये दक्षिण में हिंदी का जो बीज बोने का जो कार्य है वो महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ था और उसे वट वृक्ष बनाने के पीछे इस संस्था का भरपूर योगदान है। क्योंकि इस संस्था में शुरुआती दौर में कुछ ऐसे लोगों को बनारस भेजा गया था हिंदी सीखने के लिए, उन्हें प्रचारकों की संज्ञा दी गई, वो वहां से सीख कर आए और यहाँ पे उन्होंने हिंदी का प्रचार प्रसार किया। तो एक तरफ हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए संस्था की स्थापना, तो दूसरी ओर हिंदी भाषा के विरोध में राजनैतिक आंदोलन। देखिए, मेरा यह मानना है या सभी जानते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो जब आंदोलन हो रहा है, विरोध हो रहा है, उसमें हिंदी को तो खिलना ही था, हिंदी को फलीभूत होना ही था।
यदि आंदोलन नहीं होता तो शायद आज जिस रूप में हम हिंदी को देखते हैं, शायद उस रूप में आज हिंदी होता या नहीं होता मुझे नहीं पता। जो महत्व हम हिंदी को आज दे रहे हैं, दक्षिण वाले हिंदी से जितना प्रेम करते हैं, शायद उतना महत्व यदि ये आंदोलन नहीं होते तो शायद होता या नहीं होता, ये मैं नहीं जानती हूँ। खैर, विरोधाभास है, आंदोलन है, पहले भी हुआ करता था, होता रहा है, निरंतर होता रहा है, और आज भी जब नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है तो आज भी हम हिंदी के विरोध में आंदोलनों को देखते आ रहे हैं। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप में वीडियोस आते हैं जिनको देख के कभी कभी बहुत दुख भी होता है। एक हाल ही में एक वीडियो मैंने ऐसा देखा जो कर्नाटक में अभी पिछले महीने की बात है। कर्नाटक में जहां जहां भी हिंदी का जो बोर्ड है ऊपर कन्नड़ में लिखा है, बीच में हिंदी में लिखा है और उसके नीचे अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन बीच वाला जो हिंदी में लिखा है उसको मिटाया जा रहा है, नीचे वाले अंग्रेजी से किसी को कोई परेशानी नहीं। तो ये कटु सत्य है, ये वास्तविकता है, और हम सभी न केवल हिंदी प्रेमी बल्कि जितने भी भारतीय भाषाएं हैं, कहीं ना कहीं उन सभी भाषाओं पर अंग्रेजी का वर्चस्व है। इस बात को हमें बिल्कुल स्वीकारना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे बच्चे अपनी ना मातृभाषा ठीक से बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी को भी ठीक से बोल पाते हैं, ना ही हिंदी को ठीक से बोल पाते हैं। किसी भी भाषा में आज के जो बच्चे हैं उनका जो विश्वास है या फिर उनकी जो लगाव है वो कम होते दिखाई दे रही है। तो भाषा की दृष्टि से या एक भाषा के शिक्षक होने के नाते हम सभी के ऊपर एक दायित्व है कि हम भारतीय भाषाओं की रक्षा के लिए अपना समस्त योगदान हम देने की ओर अग्रसर हूं। वो सिर्फ हिंदी नहीं है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा हो, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, एक तरफ उनके संरक्षण की भी आवश्यकता है और दूसरी ओर हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान शब्द बहुत विजय कुमार जी ने उसका जो अर्थ है उसको उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने विश्लेषित किया है। तो वर्तमान पीढ़ी कल का भविष्य भी है, तो उनके लिए हमें एक अच्छी नींव अभी देनी है, क्योंकि हमारी जो पुरानी पीढ़ी है, कुलकर्णी जी ने अभी कहा था कि पुरानी पीढ़ी ने बहुत कुछ हमको दिया है जिसको लेके आज की जो वर्तमान पीढ़ी है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये दायित्व है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ अच्छा देकर जाएं। जब मोबाइल में हम भाषाओं को लिखते हैं तो देखिए वर्तमान पीढ़ी क्या करती है, अंग्रेजी में फटाफट, हिंदी भी हो, इंग्लिश, कन्नड़ा हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो, लिपि जो है उसका अंग्रेजी है। कई सारी परेशानियां हमारे बीच हैं। बच्चे उसको बड़े आसानी से फटाफट अपने दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके अंग्रेजी में जितना तेज वो लोग उसका टाइपिंग करते हैं उतना कोई भी भाषा में नहीं कर पाते हैं। तो मैं क्योंकि 3-4 भाषाओं के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, तो हम जैसे जो 3-4 भाषाओं के साथ जो जुड़े हुए हैं, हम जानते हैं दोनों एक सिक्के की दोनों पहलुएं जो है वो हम जानते हैं। तो जो आंदोलन हुआ है या फिर जो विरोधाभास दक्षिण में हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है क्योंकि कमल कीचड़ में खिलता है तो इसने हिंदी के प्रति आकर्षण को पैदा किया है। तो यहाँ के जो लोग हैं, भले स्कूलों में हिंदी को सिखाया नहीं जाता है, हिंदी शिक्षण को स्कूल कॉलेजों में महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ के जो छात्र हैं, वो यहाँ की जो माँ बाप हैं, वो यह मानते हैं कि यदि आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं उद्योग के लिए जाना है, तो बिल्कुल हिंदी सीखना आज की स्थिति में अनिवार्य है। तो इसी कारण से हिंदी प्रचार सभा में लाखों तादाद में बच्चे जो हैं हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं और हिंदी में बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। हालांकि महाविद्यालय में खराब स्थिति नहीं है। मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी महाविद्यालय हैं, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में हिंदी का शिक्षण हो रहा है। हिंदी में बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। दूर से यदि हम देखें तो लगता है कि तो मद्रासी है, वो तो हिंदी नहीं जानते हैं, दक्षिण में हिंदी की समस्या है। ये स्थिति कुछ साल पहले की स्थिति थी, लेकिन आजकल वो स्थिति, उसमें थोड़ा सा बदलाव भी हुआ है। और इसके लिए कहीं ना कहीं देखिए वो
जो भी ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं, भूमंडलीकरण की हम बात करते हैं, दुनिया संकुचित हो गई है, एक जगह से दूसरी जगह लोग आने जाने लगे हैं, उद्योग के सिलसिले में हो या फिर किसी भी सिलसिले में हो। तो उत्तर भारत के भी बिहार से या नेपाल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे होटल्स में या फिर कई अलग अलग संस्थानों में कार्यरत हैं और वो अपने माध्यम से भी वो हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि दक्षिण के चारों प्रांतों में महाराष्ट्र को भी सम्मिलित करते हुए दक्षिण के इन 5 राज्यों में हिंदी भाषा एक तरफ फलीभूत हो रही है, लेकिन हिंदी भाषा और हिंदी का जो साहित्यिक लेखन है उसमें बहुत परिपक्वता भी आई है, उसमें बहुत विस्तार भी हुआ है। अब इतना मैं आपको सांत्वना देती हूँ। और जितने भी मेरे मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं उनसे एक छोटा सा निवेदन मैं करना चाहूंगी कि अपने स्तर पर आप यदि दक्षिण की भाषाओं को भी यदि सीखने की कोशिश करेंगे, दक्षिण की भाषाओं में कोई भी भाषा जो आपकी मनपसंदी भाषा है उसे भी यदि सीखने की कोशिश करेंगे, तो हम जैसे जो हिंदी और दक्षिणी भाषाओं से जो जुड़े हुए हैं, आए दिन हमें कहीं ना कहीं ये बताना पड़ता है, जब हम हिंदी का सपोर्ट करते हैं, हिंदी के साथ खड़े होते हैं, तो लोग हजार प्रकार के सवाल हमसे करते हैं। तो धीरे धीरे यदि आप उत्तर भारत के भी धीरे धीरे यदि दक्षिणी भाषाओं को आप सीखने लगते हैं, तो आने वाले समय में जो दक्षिण और उत्तर के बीच की ये जो दरार है या दरमियान है, ये मतलब जो गैप है वो कहीं ना कहीं इसमें भरपाई हो जाएगी, इतना मुझे विश्वास है। इसीलिए एक निवेदन है कि आप भी थोड़ा सा प्रयास करें हिंदी को, दक्षिण की भाषाओं को सीखने का। ये एक छोटा सा निवेदन है, क्योंकि इससे शिक्षा के रूप में पहले एक 2016 में हैदराबाद के एक संगोष्ठी में मैं डॉक्टर अलका पांडे जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वो पढ़ाती हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने तमिल में बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था कि जब मैं स्कूल में थी तो हमको तमिल पढ़ाया जाता था, लेकिन वो बाद में बंद हो गया लक्ष्मी जी, इसीलिए मैं बिल्कुल अभी भूल गई हूँ, लेकिन मुझे तमिल बहुत पसंद है। 2016 में उनके मुंह से ये शब्द सुनकर मुझे सही में बहुत अच्छा लगा था। मुझे ये ऐसा लगता है कि जो त्रिभाषा सूत्र 1968 में जो लागू किया गया था, उसका यदि सही मायने में पूरे देश भर में यदि उसको लागू किया जाता, तो उत्तर भारत के लोग दक्षिणी भाषाओं में माहिर होते और हम दक्षिण भारतीय लोग हिंदी और संस्कृत में भी माहिर हो सकते थे। लेकिन स्थिति अभी बिल्कुल अलग है। सरकारी स्कूलों को छोड़कर बाकी सभी जगह पे हिंदी सीखी जा रही है, हिंदी पढ़ने का माहौल है, हिंदी में लिखने का भी माहौल अभी दक्षिण में हम देख सकते हैं। तो एक छोटा सा भाषा कैसे दक्षिण में आई है और भाषा का विकास कैसे हुआ है, इस पर एक छोटा सा मैंने अपनी बात रखी। हालांकि ये मैंने पहले भी कहा था कि ये पीएचडी वाली बात है, पीएचडी करने लायक विषय है, इसमें उपाधि पीएचडी की प्राप्त की जा सकती है, इतना गंभीर विषय है ये, लेकिन समय सीमा को भी मुझे ध्यान में रखना है। तो ये एक छोटा सा मेरा जो विस्तार, मैंने छोटा सा अपना अभिप्राय जो है वो मैंने रखा है। अब मैं आती हूँ साहित्यकारों के लिए। तो हिंदी में जो साहित्यकार हैं उनमें भी हम 2 प्रकार के साहित्यकार देख सकते हैं, जो कि पूर्णतः दक्षिण भारत के हैं और हिंदी में वो लेखन कार्य करते हैं। कुछ ऐसे साहित्यकार हैं जो दक्षिण भारत में रहते हुए हिंदी का लेखन कार्य करते हैं। दोनों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा कर रहे हैं। जो दक्षिण में रहकर हिंदी की सेवा कर रहे हैं, जो हिंदी भाषी हैं, उनसे हम जैसे जो लोग हैं जो कि बिल्कुल दक्षिण भारतीय हैं, जिनका हिंदी परिवार में हिंदी का कोई माहौल नहीं है, हम लोग बड़ी मुश्किल से हिंदी को सीखते हैं, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी सीखते हैं और हिंदी साहित्य में अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तो हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है और वो इतना अच्छा हमको सिखाते भी हैं। कई ऐसे गुरु हैं हमारे बीच जिनके कारण से हम आज यहाँ तक पहुंच पाए हैं। तो ये 2 प्रकार के जो रचनाकार हैं, 2 प्रकार के जो साहित्यकार हैं, वो दक्षिण में आपको देखने को मिलेंगे।
बड़े पैमाने में साहित्यकार, ऐसे गिने चुने साहित्यकार नहीं हैं। मैं नाम लूंगी तो बहुत एक लंबा चिट्ठा वो बनता जाएगा, लंबी सूची बनती जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का नाम, कुछ साहित्यकारों का नाम मैं बिल्कुल यहाँ पे आपको देना आवश्यक मानती हूँ, जिनमें से आप सभी ने सुना होगा डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी जी। डॉक्टर बाल शौरी रेड्डी जी तेलुगु और हिंदी के बीच के सेतु का कार्य करते थे। वो अब नहीं रहे हैं, लेकिन चंदा मामा का वो संपादन उन्होंने लगभग 25 सालों तक चंदा मामा का उन्होंने संपादन किया था। दर्जनों किताबें उनके पास उपलब्ध हैं, उन्होंने लिखा हुआ है, दर्जनों किताबें उन्होंने लिखा है। बहुत आत्मीयता के साथ वो बरताते थे। जब भी मैं चेन्नई जाती थी, चेन्नई में जब तक थी मैं, तब मैं हमेशा उनसे मिलना जुलना होता था, कोई भी कार्यक्रम होता था उनसे मुलाकात होती थी। और मेरा यह सौभाग्य है कि उनका जो साक्षात्कार, अंतिम साक्षात्कार जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो नहीं रहे। 2015 में अचानक मैंने एक दिन उनके घर गई थी और मैंने उनका साक्षात्कार लिया था, और वो एक शार्प रिपोर्टर नामक आजमगढ़ से प्रकाशित होने वाली पत्रिका में भी वो प्रकाशित हुई थी अंतिम साक्षात्कार के रूप में। तो बाल शौरी रेड्डी जी ने जो काम किया है हिंदी के लिए और तेलुगु साहित्य के लिए, जो काम उन्होंने किया है वो अत्यंत श्लाघनीय काम है। आज भी जो भी हिंदी और तेलुगु से जुड़े हुए लोग हैं, यदि काम करना चाहेंगे, कार्य करना चाहेंगे, या तेलुगु हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा जाएगा, या तेलुगु साहित्य का जो इतिहास लिखा जाएगा, या अनुदित साहित्य का जो इतिहास लिखा जाएगा, उसमें बाल शौरी रेड्डी जी का नाम लिए बगैर नहीं हो सकता। इसी तरह एक दूसरे जो रेड्डी हैं वो विजय राघव रेड्डी हैं, डॉक्टर विजय राघव रेड्डी। इनके साथ भी मिलकर काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। विजय राघव रेड्डी जी भाषा वैज्ञानिक थे जो अभी हमारे बीच नहीं रहे हैं। इनके अतिरिक्त यदि तमिलनाडु की मैं बात करूं तो डॉक्टर शेषन जी हैं, डॉक्टर सुंदरम जी हैं, डॉक्टर श्रीनिवासन जी हैं। तमिलनाडु जहां पे हिंदी का विरोध होता रहा है, वहां पे देखिए एक बहुत लंबी सूची आपको तमिलनाडु में आपको मिलेगी, और इतने कार्यक्रम तमिलनाडु में हुए हैं, इतने सारे साहित्यिक गोष्ठियां तमिलनाडु में आए दिन होते रहते हैं। खैर अभी कोरोना काल है, लेकिन वेबिनार के माध्यम से हो रहा है, लेकिन इतने सारे अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी और राष्ट्रीय संगोष्ठी तमिलनाडु में हुए हैं कि उसमें पूरे देश भर के जब साहित्यकार आते हैं, 3 दिन 4 दिन का जब चलता था, तो लोग आकर सचमुच दंग रह जाते थे कि दक्षिण में, तमिलनाडु में हिंदी के लिए इतना बड़ा आयोजन एक वास्तव में एक सोचने वाली बात है। उसका पूरा श्रेय जाता है डॉक्टर मधु धवन जी को, जो अभी हमारे बीच नहीं रही हैं। वो मूलतः पंजाबी थी और स्टेला मैरिज कॉलेज में कार्यरत थी। 2 साल पहले उनका देहांत हो गया। इसके बाद डॉक्टर भवानी जी हैं, वो भी हिंदी की कमान वो संभाली हुई है। कर्नाटक में यदि आप लेंगे तो डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी जी, प्रोफेसर ललितांबा जी का नाम आता है, डॉक्टर पंचाक्षरी हिरेमठ जी का नाम आता है। डॉक्टर प्रभाशंकर प्रेमी, उनका यदि आप ब्लॉग हम जाके देखेंगे तो इतने सारी किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है, कन्नड़ से हिंदी में और हिंदी से कन्नड़ में। सोचने पर कहीं न हम मुझे तो ये लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इनके सामने, इतना इन्होंने मतलब काम किया हुआ है। और वचन साहित्य मतलब बसवेश्वर जो कर्नाटक के कबीर माने जाते हैं, उनकी उस समय जो वचन 12वीं शताब्दी में जो वचन साहित्य का लेखन हुआ था, वचन साहित्य की परंपरा रही थी। वचन मतलब शब्द, जिसे शब्द कहा जाता है। जैसे कबीर जी ने छोटे छोटे वाक्यों में, दोहों में कबीर ने अपनी बात को रखी है, वैसे ही वचन साहित्य भी छोटे छोटे शब्दों में उसी प्रकार की बातों को रखा गया है, समाज सुधार के लिए या नैतिक पक्ष को उजागर करने के लिए या समाज सुधार के लिए, इस तरह की बातों को वचन साहित्य कहा जाता है। तो पूरे वचन साहित्य को प्रोफेसर ललितांबा जी, प्रोफेसर प्रभाशंकर प्रेमी, इन सब ने मिलकर बहुत मोटी सी किताब है, लगभग 600-700 पृष्ठों का होगा, वो बहुत मोटी किताब है वो। उसका उन्होंने अनुवाद किया था और हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका लोकार्पण किया था। ये भी 2 साल पहले की बात है। मतलब उत्कृष्ट काम हुआ है। शेषन जी की मैंने बात की थी। शेषन जी ने कंब रामायण और रामचरितमानस की उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। डॉक्टर सी जी राजगोपाल जो कि केरल के हैं, और डॉक्टर के वनजा, 2 नाम अभी डॉक्टर विजय कुमार,
मेरे पास 3 नाम हैं। हालांकि सूची, सभी राज्यों की जो सूची है, यदि निकालने लगेंगे तो बहुत लंबी लंबी सूची है। मैं बहुत गिने चुने नाम मैं अभी आपके सामने रख रही हूँ। तो डॉक्टर राजगोपाल जी ने रामचरितमानस का हिंदी में मलयालम में उन्होंने पद्यानुवाद किया है। अभी महाराष्ट्र की भालचंद नेमाडे जी की कुलकर्णी जी ने नाम लिया था, जो कि मराठी और हिंदी के बीच वो सेतु का काम करते हैं। तो इस प्रकार दक्षिण में बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं। एक अनुसंधान का यह क्षेत्र है, अनुसंधान करने पर अच्छा होगा। आप श्रीकला जी, आप अपने, क्योंकि अनुसंधान से जुड़ी हुई हैं, उस विभाग से जुड़ी हुई हैं, तो आप अपने छात्रों को ये विषय के रूप में भी आप दे सकते हैं। इसके बाद वर्तमान में, मतलब अभी मेरी उम्र में या मेरी पीढ़ी में या वर्तमान के कई सारे परिदृश्य हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, तो हमारे जो समकालीन अभी जो रचनाकार हैं उनकी भी बहुत लंबी लंबी सूची है, लेकिन मैं बस बहुत गिने चुने लोगों का, पूरे दक्षिण भारत को मिला के मैं कुछ लोगों का नाम आपके सामने जरूर रखना चाहूंगी। डॉक्टर नीरजा गुरमकोंडा है, हैदराबाद में, आंध्र प्रदेश हैदराबाद में है। प्रोफेसर एम वेंकटेश्वर हैं, जो कि सदा हिंदी के प्रति समर्पित हैं। डॉक्टर धन्य कुमार बिराजदार हैं, कर्नाटक में। डॉक्टर इस्फाक अली हैं, डॉक्टर इब्राहिम, डॉक्टर वासुदेवन शेष, डॉक्टर संजय मदार, डॉक्टर कौशल्या वरदराजन, डॉक्टर शेष रत्नम, डॉक्टर राज लक्ष्मी कृष्णन। ये सिर्फ मैं मद्रास और कर्नाटक की मैंने सूची दी है। तो इसी प्रकार आप केरल और आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी सूची आपको पूरी तरह से दक्षिण भारतीय लेकिन हिंदी के लिए समर्पित और अपनी मातृभाषा और हिंदी में कार्यरत साहित्यकारों का नाम आपको मिलेगा। इसके साथ अभी जो एकदम वर्तमान जो समय है, जो संकट का काल है, कोरोना का जो काल है, इसमें भी हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर चिंतन मंथन, जैसे अभी वेबिनार है, आज का जो वेबिनार है एक अच्छा उदाहरण है हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को लेकर चिंतन मंथन आज भी इस संदर्भ में भी हो रहा है। ये वेबिनार एक सूचक है उसका। तो इस प्रकार के कई वेबिनार अब तक आयोजित हो चुके हैं। अक्टूबर की भी कुछ सूचियां हमारे पास आ गए हैं कि आज इतने तारीख को ये वेबिनार है, इतने तारीख को। कहने का तात्पर्य यह है कि घर बैठने के बाद भी लोगों के अंदर की जो जिज्ञासा है हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, वो कम नहीं हुई है। कहीं ना कहीं हम घर बैठे भी हिंदी भाषा के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं, हिंदी साहित्य के साथ निरंतर जुड़े हुए हैं। सबके ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ा भी रहे हैं और इसके बीच में हम इतने सारे वेबिनारों में हम भाग भी ले रहे हैं और वेबिनार का हम अंग भी बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, हिंदी साहित्य के बारे में जानकारी हासिल करने। तो आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि जो धन्य कुमार बिराजदार हैं, उनकी अभी हाल ही में लॉकडाउन नामक एक कहानी संकलन प्रकाशित हुई है ज्ञानोदय प्रकाशन से, नया ज्ञानोदय प्रकाशन से उनकी वो किताब प्रकाशित हुई है और मेरा सौभाग्य है कि मैं उस किताब का कन्नड़ में अनुवाद कर रही हूँ। हिंदी में प्रकाशित है, मैं उसका कन्नड़ में अनुवाद कर रही हूँ। बिल्कुल एक नई किताब है और लॉकडाउन की परिस्थिति पर एक सारगर्भित कहानी संकलन है जो कि नया ज्ञानोदय से प्रकाशित है। इसके बाद मैं कुछ ऐसे नामों को लेना चाहूंगी जो कि हिंदी भाषी हैं लेकिन हिंदी प्रदेश में, मतलब दक्षिण में रहकर हिंदी की सेवा कर रही हैं। इनमें से जो आप सभी ज्यादातर जानते होंगे, डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा, प्रोफेसर ऋषभदेव शर्मा है, डॉक्टर इंद्रराज वैद हैं, डॉक्टर ईश्वर करुण है, या फिर डॉक्टर प्रोफेसर निर्मला मौर्य हैं, डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी हैं। और धारवाड़ में जितने भी हिंदी के विभाग हैं, केरल में जितने भी हिंदी के विभाग हैं, प्रचार सभा की जितनी भी संस्थाएं हैं दक्षिण में, जितनी भी उप शाखाएं हैं, तो कई ऐसे साहित्यकारों का नाम आता है। हालांकि हमारे पास समय सीमा की भी मुझे ध्यान रखना है, इसलिए मैं बहुत लंबी लंबी सूची आपके सामने नहीं रख रही हूँ। यदि मैं इनके बारे में बताऊंगी या विस्तार से हम जाएंगे तो ये तो समंदर से मोती निकालने के बराबर है, जो कि मेरे बस की बात नहीं। तो अनुसंधान इसमें किया जा सकता है। इतना कुछ कह के मैं जो भी एनएसएस कॉलेज और विश्व हिंदी संगठन के तत्वावधान में आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और मुझे इसमें
वक्ता के रूप में सम्मिलित किया है, मैं पुनः एक बार आयोजक मंडली को तहे दिल से, हृदय से मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। दो ही पंक्ति ईश्वर करुण जी की, उनका एक गीत है, बहुत जब मैं एमफिल कर रही थी 2005 में, तब उनके द्वारा मैंने उसको सुना था। लेकिन वो दक्षिण और उत्तर के बीच एक सेतु का वो गीत है, स्वागतम स्वागतम करके वो गीत शुरू होती है। तो उसकी सिर्फ दो ही पंक्तियां मैं आपको सुनाकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी, सिर्फ दो पंक्ति। शंख दक्षिण का कश्मीर में भी बजे, केसर कश्मीर का इडलियों पर सजे, स्वागतम 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 स्वागतम। तो ये मेरा ये मकसद है आज के कार्यक्रम से कि हम हिंदी के साथ निरंतर जुड़े रहें, और जो हिंदी वासी हैं वो दक्षिण भारतीय भाषाओं के साथ जुड़े रहें। हम और आप सभी मिलकर भारतीय भाषाओं को, उसमें हिंदी भी शामिल है, भारतीय भाषाओं को हम आगे ले चलें। भाषाएं जब तक जीवित रहेंगी तब तक हमारी संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ, परंपरा, सब कुछ जीवित रहेगी। आज हम कितनी ही ऐसी भाषाओं को देखते हैं जो कि बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। तो हमें अपने वर्तमान जितनी भी भाषाएं हमारे संविधान में हैं, उन सभी को हमें जीवित रखना है। तो आप सभी से एक बार पुनः निवेदन है कि हम अपनी मातृभाषा को भी उतना ही सम्मान दें, हम हिंदी को उतना ही सम्मान दें, हम अंग्रेजी को भी उतना ही सम्मान दें। जहां जो भाषा की जरूरत होती है उसका हम सटीक प्रयोग करें, घर में मातृभाषा का प्रयोग करें। समाज में जैसे जैसे आपको संभव हो सकता है आप हिंदी का भी प्रयोग करें, अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग करें, और वहां की जो स्थानीय भाषा है उसका भी प्रयोग करें। और साथ ही साथ हम इन सभी भाषाओं को हम जीवित रखें। संस्कृत भाषा को भी जीवित रखना हमारे ऊपर है। आज जितने भी हम साहित्यकार, जितने भी हम भाषा प्रेमी यहाँ पे उपस्थित हैं, हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देकर जा रहे हैं। तो भाषाओं को जीवित रखना, क्योंकि यहाँ पे भी मैं अंडमान में अभी फिलहाल रह रही हूँ, पिछले 9 साल 10 साल से मैं अंडमान में रह रही हूँ। तो अंडमान में भी कई भाषाएं ऐसी हैं जो आदिवासी भाषाएं हैं, वे बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। उनमें से एक भाषा है ग्रेट अंडमानी भाषा। यहाँ पे 6 प्रकार के आदिवासी बसते हैं, क्योंकि अंडमान भी दक्षिण भारत का एक छोर है। मैं बिना अंडमान के बारे में बताए बगैर मैं अपनी वाणी को विराम नहीं दूंगी, नहीं तो मैं अंडमान के साथ अन्याय करूंगी, क्योंकि ये भी दक्षिण का ही एक अंग है। तो मुझे अंडमान के बारे में भी बोलना पड़ेगा। तो 2 मिनट के लिए मैं बहुत संक्षिप्त में मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो 6 प्रकार के जो आदिवासी रहते हैं, उनमें से ग्रेट अंडमानी एक ऐसी आदिवासी थी जिनका बैटल ऑफ अबरडीन करके ब्रिटिशों के साथ उनकी लड़ाई हुई थी। तो उस संघर्ष में, उस लड़ाई में उनका जो जितना मतलब पूरा जो जनसंख्या थी वो बर्बाद हो गई। उस लड़ाई में उनका मतलब लोग जो है वो खत्म हो गए। तो उनके साथ एक नामक एक बूढ़ी औरत थी, 80 साल 90 साल की थी। उनका अभी हाल ही में एक 4 5 6 7 साल पहले उनका देहांत हो गया। तो उनके साथ उनकी भाषा, उनकी संस्कृति सब कुछ खत्म हो गई है। तो अभी जो ग्रेट अंडमानी है उनकी संख्या केवल 40 या 50 के ही आसपास है, बहुत मतलब कम जनसंख्या उनकी हो गई है। और वो भी हिंदी भाषियों से, कोई दूसरे लोगों से मतलब उनकी शादी वगैरह हो गई है, वो हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। तो उनकी जो भाषा, उनकी जो संस्कृति वो कहीं ना कहीं वो खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम सभी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम भाषा को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को बचा के रखें और आगे आने वाली पीढ़ी को उसे हम अच्छी तरह से हम उसको दें। तो इसी के साथ मैं पुनः एक बार सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जय हिंदी, जय भारत, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी।